हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ जो लोग भी यूपी टेट सी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लें। आज मैं आपकी क्लास 4th करा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने क्लास 3 में मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास भी देख लें। और आज मैं क्लास जो क्वेश्चन कराऊँगी वो 16 से 30 तक क्वेश्चन कराऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो है वो आपके यूपी टेट में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके जो सुपर टेट यूपी टेट में भी पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि वो स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका सी टेट में भी पूछा जाता है कि ये जो अवस्था है, ठीक है, जिसमें तो ये जो क्वेश्चन है वो सी टेट में जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है और ये सी टेट में हमारा पूछा जाता है। तो वो स्तर जिसमें बच्चा जो होता है किसी वस्तु, बच्चा है यहाँ पे एक बच्चा है जो किसी वस्तु, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बुक की बात कर रहे हैं तो किसी वस्तु या फिर कोई इवेंट घटना के बारे में तार्किक यानी तर्क लगाकर सोचना शुरू कर देता है तो उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाएगा? तो उस अवस्था को जो कहा जाता है वो तो कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त यानी कि किसी चीज़ों को देखकर जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। देखिए ये चारों अवस्थाएं जो दी थी वो आपके जीन पियाजे ने दी थी। किसने दी थी? आपका जीन पियाजे ने दी थी। देखिए ये क्वेश्चन आपका सी टेट में पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी। और कौन सी अवस्था में क्या क्या बच्चे में जो होती हैं वो जो होते हैं गुण होते हैं और क्या क्या बदलाव आते हैं। और इसमें जो सबसे पहली और इस अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 7 से 11। कितना है? 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और जिसका टाइम पीरियड कितना है? 7 से 11 वर्ष का। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है तो उसमें क्या होता है? किसी वस्तु या वह घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में बालकों में चिंतन जैसे कि शुरू कर देते हैं, सोचने का या तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कहने के बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचाना गया था। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा जीन पियाजे से रिलेटेड है। बौद्धिक विकास की चार अवस्थाएं बताई थी और ये किसने बताई थी? तो यह आपकी बताई थी जीन पियाजे ने। किसने बताई थी? ये क्वेश्चन आपका सी टेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीन पियाजे के क्वेश्चन सी टेट से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसमें अगर हम अवस्थाएं देखें तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी दी थी? एक तो इन्होंने दी थी संवेदीगामक अवस्था। कौन सी दी थी? सबसे पहले इन्होंने देखिए यहाँ पे दी थी कि एक संवेदीगामक अवस्था दी थी। संवेदीगामक अवस्था है जिसका टाइम पीरियड है हमारा 0 से 2। कितना है? 0 से 2। फिर आती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो जिसकी टाइम पीरियड कितना है? 2 से 7। जब बच्चा क्या होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष का होता है तो वो किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। थर्ड अवस्था बताई थी यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिससे इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चा जो होता है तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ये अवस्था बताई थी आपकी 7 से 11 वर्ष। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है तो वो कौन सी अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और लास्ट में आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो इसका टाइम पीरियड 11 वर्ष के बाद से 11 वर्ष से 15 वर्ष तक रहता है। तो ये हमारी देखिए कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं को पहचाना गया। तो किसके द्वारा पहचाना गया था? जीन पियाजे के द्वारा पहचाना गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी टेट में भी पूछा गया और यूपी टेट में पूछा गया। तो देखिए अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में बच्चे क्या करते हैं जब लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, तो उनकी कहने की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो उनकी जो भूमिका होनी चाहिए वो अग्रोन्मुखी यानी फिर अग्र सक्रिय होनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चों को जो भी बच्चे सीख रहे हैं तो उनमें बच्चों को क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए, ना कि ये ना करना चाहिए कि डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को निर्देशन के साथ साथ उनको परामर्श की भी आवश्यकता पड़ती है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, जो इमोशन संज्ञानात्मक विकास जो होता है, एक हमारा संवेगात्मक विकास होता है, लेकिन ये संज्ञानात्मक विकास यानी कि जिसे हम बौद्धिक विकास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास को हम क्या बोलते हैं? बौद्धिक विकास भी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि कह रहे हैं कि यहाँ पे खेल के मैदान में परिभाषित किया जा सकता है, ऑडिटोरियम में किया जा सकता है, विद्यालय या कक्षा में, या फिर गृह में। तो आपको जो है सब बच्चे का एक बौद्धिक विकास जो है सबसे अच्छे तरीके से किया जाता है विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कह रहे हैं कि डैश को, किसको जो है, कह रहे हैं कि अनुप्रेरित शिक्षण यानी कि यहाँ पे अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो किसे किया जाता है? विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। देखिए, बच्चे जो होते हैं जब प्रश्न पूछते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है और ये पढ़ रहा है और इसकी मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा, तभी ये क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। तो क्या होता है, बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो इससे क्या होता है, ये शिक्षण को अनुप्रेरित करता है। ये एक प्रभावी शिक्षण का क्या है, एक संकेत है कि एक शिक्षण जो भी टीचिंग हो रही है वो अच्छी तरीके से शिक्षक जो है, जो टीचर है वो अच्छी तरीके से टीचिंग कर रहे हैं, तभी कोई छात्र जो है वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो शिक्षण प्रभावी एवं सजीव कह रहे हैं कि तब होता है जब कक्षा में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं। और जहाँ तक जैसे कि टीचर और यहाँ पे स्टूडेंट है और टीचर है, तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, अंतःक्रिया होती है, वार्तालाप होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो जब वो क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरे को बातचीत करते हैं, तभी वो अच्छी तरीके से टीचर स्टूडेंट को समझता है और स्टूडेंट टीचर को समझता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे करेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। देखिए, हम चाहते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं कक्षा में, जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो उनकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, जो भी है, तो उनका क्या है, बना रहे। ठीक है, बच्चे अगर मान लीजिए कि क्या हिंदी पढ़ रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है हिंदी पढ़ने में, तो उनकी रुचि को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या है, तो उनको क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो प्रश्न पूछना। हम चाहते हैं कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बच्चे जो हैं, तो हम लगातार उनसे कंटिन्यूस क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने उनको एक चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर के बाद हम उनसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इससे बच्चों की क्या है, रुचि होगी। तो कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होता है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे। जैसे कि मान लीजिए कि आप बच्चों को कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर का आप परिचय देना चाहें, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का देना, उनका परिचय कराने जा रहे हैं कंप्यूटर, तो हम जान सकते हैं उनसे पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिससे क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बच्चों से उस टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे कि वो क्या जानते हैं, क्या बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्या कुछ जानते हैं, और जानते हैं तो कितना जानते हैं। तो हमें उनके प्रीवियस नॉलेज को भी जानना चाहिए। तो इससे जब हम प्रीवियस नॉलेज को जानते हैं, उनसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो जिससे जो होते हैं, जो भी हमारा टॉपिक होता है, कंटेंट होता है, तो उसके लिए बच्चों की क्या होती है, रुचि जो होती है बढ़ती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कहने के विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। देखिए, आपने देखा होगा सभी स्कूलों में बच्चों के क्या लगते हैं, गेम पीरियड भी होते हैं, बच्चों के लिए इंटरवल होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, लंच टाइम में वो लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। तो कहने विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, बच्चे क्यों खेलते हैं और ये क्यों, किस लिए होता है, खेल क्यों होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे में सहयोग एवं संतुलन का विकास होगा। देखिए, बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ सब सीखेंगे, सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, सभी बच्चे जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, तो यहाँ पे अगर 10 बच्चे हैं, तो सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग रिलीजियस के हैं, या फिर अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, अलग अलग जगह के बच्चे हैं। तो जब एक साथ बातचीत करते हैं तो उनका क्या होता है, उनका भाषा का विकास भी होता है। क्या होता है, उनमें भाषा का विकास भी होता है। एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं, ठीक है, हम उनके वर्ड्स को जानते हैं, वो हमारे वर्ड्स को जानते हैं, और जो भी उनका बैलेंस होता है डेवलपमेंट का, वो भी क्या होता है, उसका भी डेवलपमेंट होता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, परिवार एक साधन। ये क्वेश्चन आपका क्या है, सी टेट में भी पूछा जाता है और आपका यूपी टेट में भी आया है और इसके साथ ही साथ जो आपका सुपर टेट होगा तो उसमें भी, और जो ऑल टेट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए परिवार क्या है आपका, एक यहाँ पे कह रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है, या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो यहाँ पे अगर हम परिवार की बात करें तो ये एक अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन का एक साधन है। देखिए आपके बच्चा जो होता है कुछ भी सीखता है तो सबसे पहले एक परिवार से सीखता है। देखिए परिवार जो होता है सबसे पहला उसका स्कूल होता है, फर्स्ट स्कूल होता है, और सेकंड में जो होता है वो स्कूल में जाता है। लेकिन बच्चा परिवार क्या है, एक हमारा क्या है पहला साधन है। और अनौपचारिक, तो अनौपचारिक क्यों किया, देखिए जो शिक्षा हम स्कूल में ग्रहण करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं, तो वो औपचारिक होती है, फॉर्मल वे में होती है। तो फॉर्मल क्या होता है, जैसे कि उसका जब आप स्कूल जाते हैं तो उसके एक टाइम होता है, ठीक है, और टाइम होता है, वहाँ पर टीचर्स होते हैं और आपकी टाइम के अकॉर्डिंग ही छुट्टी होती है, आपको टाइम से जाना होता है, और आपके क्या होते हैं कुछ सिलेबस होता है और आपकी बुक्स होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं, और एग्ज़ाम होते हैं, तो वो सब टाइम से होता है। लेकिन क्या होता है परिवार में आपने कुछ भी सीखा, मान लीजिए जो भी आपने बातचीत करना सीखा, तो क्या कोई टाइमिंग था, कुछ टाइमिंग थी, या फिर कुछ बुक्स पढ़ी, तो ये सब चीज़ें नहीं सीखी। तो परिवार क्या है आपका अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। देखिए एक टीचर है यहाँ पे, तो अपने स्टूडेंट्स में क्या कैसे सामाजिक मूल्यों यानी कि सोशल वैल्यू को विकसित कर सकता है। ये क्वेश्चन आपका देखिए 2011 में नवंबर में जो टेट हुआ था उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं कि कह रहे हैं कि महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। तो एक टीचर क्या करेगा, महान व्यक्तियों के बारे में बच्चों के सामने बोलेगा, जिससे क्या उनके सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। कह रहे हैं कि यह क्या, मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, या फिर आदर्श रूप में बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुना कर। देखिए उन्हें के सामने क्या करेगा एक शिक्षक जो है, अगर आदर्श रूप में बर्ताव करेगा, जो भी बिहेवियर है वो आइडियल रूप में करेगा, तो इससे बच्चे जो होते हैं, देखिए बच्चे किसे कॉपी करते हैं, एक तो पेरेंट्स को अपने कॉपी करते हैं, ठीक है, दूसरे क्या है अपने टीचर्स को कॉपी करते हैं। अगर टीचर का बिहेव अच्छा होगा तो वो उसको क्या करेंगे, उनको कॉपी करेंगे। तो शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप से प्रस्तुत करके तथा आदर्श आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए मान लीजिए आप एक टीचर हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि कह रहे हैं कि कक्षा में अनुशासन बनाए। क्या आप डिसिप्लिन बना देंगे, अगर क्लास में आप डिसिप्लिन तो बना देंगे, अगर पढ़ाएंगे नहीं या फिर बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करेंगे तो फिर कैसा टीचर, आप एक अच्छे टीचर नहीं होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं, तो इसमें में से 4 ऑप्शन में से सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है कि जो भी विद्यार्थी हैं उनकी जो भी कठिनाइयाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना, क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे कि हम कक्षा में अनुशासन भी बनाए रखना है, डिसिप्लिन को भी बनाए रखना है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो है सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। तो सबसे महत्वपूर्ण में आ जाएगा कि हम विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना चाहिए। एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो अपने छात्रों की कठिनाइयों को दूर करे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। देखिए आप क्या है अति सक्रिय बालक, यानी कि एक्टिव नहीं है बालक, क्या है वो इनएक्टिव है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा बालक है जो इनएक्टिव है, तो उसे कैसे सही दिशा में, हम उसको सही दिशा में कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे एक काम दे देंगे, उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम दे देंगे। जैसे कि हम बच्चों को क्या करते हैं, कुछ वर्क दे देते हैं, तो इससे वो खुद ही अंदर से ही कहते हैं कि नहीं हम तो एक अच्छे बच्चे हैं, टीचर ने हमको ये काम दिया है। तो क्या करते हैं वो अपने जो भी गलत काम भी करते होते हैं तो उनको रोक देते हैं। तो यदि कोई कक्षा को कोई अति सक्रिय बालक तो उसे अध्यापक को क्या करना चाहिए, श्यामपट आदि साफ करने का काम देना चाहिए, ताकि वो कक्षा कार्यों में व्यस्त रहे, ठीक है, और दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब ना करे, और क्या करे, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित ना करे। जो भी टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी टीचिंग में कोई बाधा ना डाले, तो उसको हम उनको काम में व्यस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथक पृथक
क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्ति के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। तो अलग अलग देखिए समाज से बच्चे आते हैं, तो समूह से आते हैं, उनके प्रति जो बच्चों की अभिवृत्ति जो होती है बातचीत करने की साधारणता भी पर आधारित होती है। तो बच्चे जिस परिवेश से आते हैं तो वहीं के परिवेश में रहते हैं, तो उनका परिवेश पे क्या, जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, जितने भी लोग हैं तो उनका प्रभाव आप पर पड़ रहा है, आपका प्रभाव उन पर पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, तो सबके अलग अलग सोसाइटी होती है, अलग अलग जगह पर बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पृथक पृथक समाज अलग अलग जगह से जो व्यक्ति आते हैं उनके प्रति बच्चों के अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है, उनके अभिभावकों की, तो ये आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। देखिए बच्चे किसे कॉपी करते हैं, अपने अभिभावकों को करते हैं। तो जो भी अभिभावक के गुण हैं तो वो उसमें किन में बच्चों में हस्तांतरित हो जाते हैं। तो इसी के अनुसार जो होते हैं, जो भी उनकी आदतें होती हैं, तो वो किसकी, पेरेंट्स की जो भी आदतें होती हैं तो वो उसमें आती हैं। तो इसमें जो होता है परिवार और अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। देखिए मंद बुद्धि यानी कि मतलब उनकी जो भी बुद्धि है, इंटेलिजेंस बहुत ही कम, मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत कुछ, हम चीज़ों को जब पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाता है तो बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बहुत ही जल्दी नहीं कैच कर पाते हैं, तो बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं। और कुछ मंद बुद्धि बालक होते हैं, बहुत ही हल्के हल्के सीखते हैं चीज़ों को। तो उनके लिए कह रहे हैं कि मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए आपसे कहा, आप टीचर हैं और उन 2 मंद बुद्धि बालक हैं, उनसे आपसे कहा कि इन मंद बुद्धि बालक को बैठाने के लिए कहा गया, बोला गया। तो आप क्या करेंगे, तो आप जो क्या करेंगे यहाँ पे आपको जो करना होगा, तो आप क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे कि ऐसे विद्यार्थियों को हम कैसे सिखाएं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऐसे बच्चों को शिक्षक क्या करेंगे, मंद बुद्धि बालकों को कैसे सिखाया जाता है, तो इनकी जो है जो भी टेक्निक्स हैं तो वो टीचर क्या करेंगे, सीखेंगे, कौशल्स को सीखेंगे उनके। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक टीचर को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, तो एक टीचर को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका जो अर्थ है वो क्या है, तो ये अर्थ पूछ रहे हैं। तो क्या है, तो उनको अपने विद्यार्थी की समस्याओं को हल करने का प्राप्त ज्ञान होना चाहिए। तो साधन संपन्न का मतलब यहाँ पे ये है कि एक टीचर का मतलब, माने यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक टीचर जो है साधन संपन्न होना चाहिए। तो मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है, इसका अर्थ क्या है कि जो भी उनकी स्टूडेंट्स हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट की, उनको हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। कि किसी बच्चे को मान लीजिए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको कैसे समझ में आएगा, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए एक टीचर के पास। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में कराए और 15 क्वेश्चन इसमें कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो बच्चों में जो संवेगात्मक यानी कि इमोशंस डेवलपमेंट जो होता है वो प्रभावी होता है। कैसे होता है, तो वो जो प्रभावी होता है वो किस में होता है, उपयुक्त सभी में होता है, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, ठीक है, अनुशासन में भी होता है और कक्षा निर्माण में होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन कर लेता है तो उसे सामाजिक गुणों का विकास संभव है। देखिए आप क्या है, क्लास में समायोजन कर लेते हैं, ठीक है, समाज में समायोजन एडजस्ट कर लेते हैं आप लोग, तो उसमें क्या होगा, आप लोगों में एक सामाजिक गुण उत्पन्न हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही साथ आपका जो भी सीटेट दिसंबर होने जा रहा है तो उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन, जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं आपके साथ जो भी उसकी स्ट्रेटजी है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो उसकी स्ट्रेटजी भी बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।